नमस्कार दोस्तों, 24 जून 2020 के एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं कौन कौन से एडिटोरियल्स हैं आज और कौन कौन से हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहला एडिटोरियल आपको यहाँ नजर आ रहा है, आरएस द वायरस ऑफ आर्बिट्री पावर। ये एडिटोरियल देखिए हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑथर ने कहा क्या है कि पहला वायरस कोविड-19 है, दूसरा वायरस है कम्युनलिज्म और तीसरा वायरस है वायरस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर। यानी इनका यह कहना है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो अपनी आर्बिट्ररी पावर को इस तरीके से इस्तेमाल कर रही है कि पूरे का पूरा डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर खराब हो रहा है। तो मतलब प्रेजेंट गवर्नमेंट आर्बिट्ररी पावर का इस्तेमाल करके डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को तोड़ रही है, ऐसा यहाँ के ऑथर का बोलना है। तो ऑब्वियस बात है, बिल्कुल ही प्रेजेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट स्टैंस लेके आर्टिकल लिखा गया है। एक भी इसमें पॉइंट मुझे काम का नहीं लगा, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड ही नहीं किया। और इस तरीके के आर्टिकल से आप भी कोई नोट्स ना बनाएं, बेटर रहेगा। नेक्स्ट है अ ट्रिब्यूट टू द क्विंटेसेंशियल फाइनेंसमैन। यहां पे बात की गई है बीपीआर विट्ठल जी ने। देखिए, इसको लिखा है डी सुब्बा राव जी ने। डी सुब्बा राव पहले आरबीआई गवर्नर रह चुके। डी सुब्बा राव के ये मेंटर थे बीपीआर विट्ठल। इनका अभी अभी निधन हो गया है दोस्तों, 93 ईयर्स के थे ये, हैदराबाद में। इनको इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है दोस्तों? क्योंकि ये जो बीपीआर वी विट्ठल जी थे, बीपीआर विट्ठल जी, ये एक्चुअली में 1972 से लेके 1982 के टाइम पीरियड में आंध्र प्रदेश के फाइनेंस सेक्रेटरी रहे थे। तो इसके बारे में यहां पे कुछ डी सुब्बा राव जी ने बताया है, बट यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में इतना देखना मुझे इंपॉर्टेंट लगता नहीं। बीपीआर विट्ठल पे डायरेक्ट यूपीएससी में क्वेश्चन आए, इसके चांसेस 0.0001% है, तो इसलिए इसको छोड़ना सही लगा मेरे को। अगला आर्टिकल है डाउनिंग द शटर। ट्रम्प ने H1B वीजा के साथ बहुत सारे और वीजा पे कर्टेल लगा दिया है इस साल के एंड तक। उससे क्या फर्क पड़ेगा, किन किन वीजाओं पे कर्टेल लगाया है, अमेरिका इंक क्या बोल रहा है, अमेरिका की जो इंडस्ट्रीज है वो क्या बोल रही हैं, ये सब चीजें देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है दोस्तों अनडिजायरेबल एक्विटल। इसमें क्या हो रहा है, अभी देखिए पहले क्या हुआ, एक दलित युद्ध को मार दिया गया। जो ये केस था आपका, इस केस का नाम था, इस पर्सन का नाम था वी शंकर। तो इस वी शंकर को मार दिया गया एक बिजी मार्केट एरिया में। ये कहा जा रहा है कि इसको इसलिए मारा गया था क्योंकि एक दलित पर्सन था और उसने एक हाई कास्ट की लड़की से शादी की थी। जो हाई कास्ट की लड़की का जो फादर था उसने इसको मरवाया। तो पहले जो लोअर कोर्ट थी उसने इस पर्सन को, यानी कि उस लड़की के फादर को सजा दी, और कुछ लोगों ने जिन्होंने अटैक किया था उसको सजा दी। मद्रास हाई कोर्ट में केस गया तो मद्रास हाई कोर्ट ने जो उस लड़की का फादर था उसको छोड़ दिया, और जो बाकी लोग थे जिन्होंने अटैक किया था उनको 25-25 साल की सजा दी है। तो यहां पे ये बोला जा रहा है कि भाई गलत हुआ है, यहां पे जस्टिस नहीं हुआ है। अब देखिए, मद्रास हाई कोर्ट ने भी डिसीजन दिया है तो कुछ ना कुछ सोच के दिया होगा, फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए दिया होगा। तो यहां पे इस आर्टिकल के बातों को मानना बराबर होगा मद्रास हाई कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट जाने के, इसलिए बेटर है कि इसको मत देखिए। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। ये आर्टिकल है द शार्प एंड ऑफ मिलिट्री पावर। देखिए, इस आर्टिकल में पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये आर्टिकल लिखा किसने। तो ये आर्टिकल लिखा है अर्जुन सुब्रमण्यम जी ने। ये रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल हैं इंडियन एयरफोर्स के, और एक मिलिट्री हिस्टोरियन भी है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कुछ जो कुछ भी कह रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो ये बोल रहे हैं कि देखिए, इंडिया की जो प्रेजेंट एयरफोर्स कैपेसिटी है वो पीएलए की, पीपल लिबरेशन आर्मी की एयरफोर्स कैपेबिलिटी को टक्कर दे रही है। लेकिन जो ग्राउंड लेवल डिफेंसेस है पीपल लिबरेशन आर्मी की, जो उनके पास S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, S-400 जो कि रशिया से लिया है, HQ-9 सिस्टम्स जो हैं वो इंडियन एयरफोर्स को प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो अभी के लिए ये बोल रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स डिसएडवांटेज में नहीं है चाइना की एयरफोर्स से, लेकिन आगे आने वाले 10 सालों में अगर इंडियन एयरफोर्स ने कुछ प्रॉपर स्टेप्स नहीं लिए तो वो पीएलए की एयरफोर्स के सामने डिसएडवांटेज पे चली जाएगी। तो इसमें ये सब बताया जा रहा है आर्टिकल में, इसे भी देखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। इस आर्टिकल को लिखा सुजाता बैरवान जी ने। ये टेक्नोलॉजी साइंस और डेवलपमेंट पॉलिसी में साइंटिस्ट हैं। अब देखिए इनका क्या है, ये बोल रही हैं कि कोविड-19 का पैंडेमिक आया। कोविड-19 के पैंडेमिक ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कुछ सिखाया है, और पूरी दुनिया की इकोनॉमी को ग्रीन इकोनॉमी की तरफ लेके जा रहे हैं, जहां पे रिसोर्सेस को कम एक्सप्लॉइट किया जाएगा, लोग कम में अपना खर्चा चलाएंगे, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन यहां पे ऑथर ये बोल रही है कि जैसे ही अगर इस कोविड-19 की वैक्सीन वगैरह आ गई, वैसे जो कुछ भी अब तक पॉजिटिव हुआ है लोग उसे भूल जाएंगे। इसलिए हमें अपनी एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है, ये इस आर्टिकल में बता रही है मैम। देखेंगे क्या बोलती हैं। नेक्स्ट चलेंगे, क्रॉप ऑफ आयोरिनीज।
यहां पे बताया गया है फूड सिक्योरिटी और फार्मर वेलफेयर ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। तो इस आर्टिकल में क्रॉप ऑफ आयरनीज में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। वो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट में सब मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला आर्टिकल जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, डाउनिंग द शटर्स। ट्रंप ने H1B वीजा बंद कर दिए हैं। पहले ग्रीन कार्ड बंद किए थे, लीगल माइग्रेशन बंद किया था 23 अप्रैल के लमसम, और अब इन्होंने वीजा ही बंद कर दिए देने। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहां पे किस किस तरीके के वीजे को रिस्ट्रिक्ट किया गया है। बंद तो पूरी तरीके से नहीं किया गया है, पर आप कह सकते हो कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है। तो भाई इसमें एक होता है H1B वीजा। ये जो H1B वीजा है ये सबसे ज्यादा इंडियंस लेते हैं। H1B वीजा में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो सेक्टर के लोग हैं वो यूएसए में जाके काम कर सकते हैं। तो H1B वीजा फॉर स्किल्ड वर्कर्स, तो अलग अलग फील्ड्स में जो स्किल्ड वर्कर्स हैं उनका जाना बंद हो गया। इंडियन नेशनल सबसे ज्यादा इस H1B वीजा को लेते हैं। फिर एक H2B वीजा होता है जो सीजनल वर्कर्स के लिए होता है कि भाई कुछ समय के लिए गए और फिर वापस आ गए, तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। L1 वीजा क्या होता है कि मान लीजिए इंडिया में आप किसी एक कंपनी में प्लेस्ड हो, मान लीजिए BASF नाम की एक जर्मन कंपनी है और आप BASF में काम कर रहे हो एज अ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, और आपको यूएस के BASF ऑफिस में 1 साल के लिए ट्रांसफर किया जाता है, तो वहां पे आपको कौन सा वीजा मिलेगा? L1 वीजा मिलेगा। फिर भाई J1 वीजा होता था स्टूडेंट्स ऑन वर्क स्टडी समर प्रोग्राम्स। अब होगा क्या कि H1B वीजा जब बंद हुआ तो साथ साथ जो H4 वीजा मिलता था डिपेंडेंट्स को, बच्चों को, वाइफ को, या फिर अगर वाइफ को H1B वीजा मिला है तो हस्बैंड को अगर H4 वीजा मिला, ये सारे वीजा होल्ड पे चले जाएंगे। आप देखो दोस्तों कि जो प्रोक्लेमेशन है 24 जून से विद इफेक्ट आ गया है और टिल द एंड ऑफ द कैलेंडर ईयर ये चलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है नवंबर 3 पे जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, पूरे चांसेस है कि जो अभी के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने उस इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए ये स्टेप लिया है। इससे पहले भी एक स्टेप आया था। इससे पहले स्टेप क्या आया था कि भैया 60 दिन का हॉल्ट लगाया था लीगल माइग्रेशन में 23 अप्रैल को। लीगल माइग्रेशन मतलब जिनको ऑलरेडी वीजा मिल चुका है एंड दे आर एलिजिबल फॉर ग्रीन कार्ड। ग्रीन कार्ड क्या होता है? देखिए ग्रीन कार्ड बहुत अलग अलग कैटेगरीज में इशू किया जाता है यूएसए में। ग्रीन कार्ड रिफ्यूजीज के लिए भी इशू किया जाता है, ग्रीन कार्ड फैमिली के पर्सपेक्टिव से भी शुरू किया जाता है, आपका एम्प्लॉयमेंट के पर्सपेक्टिव से भी शुरू किया जाता है, आप साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने गए हो उसके पर्सपेक्टिव से भी शुरू किया जाता है। ग्रीन कार्ड में होता क्या है कि मान लीजिए आप कुछ समय से यूएस में रह के काम कर रहे हो, आपने कुछ सर्टेन एलिजिबिलिटी कंडीशंस उनको पूरा कर दिया, ये यूएस की ऑफिशियल जो डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन है वहां पे लिखा हुआ, आप जाके पढ़ सकते हैं। अगर आपने उस कंडीशन को फुलफिल कर दिया तो आप ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करते हो, और अगर आपको ग्रीन कार्ड मिल गया तो आप एक अनलिमिटेड समय के लिए यूएस में रह सकते हैं और काम कर सकते हैं। वोटिंग नहीं डाल सकते आप, बट बाकी सब चीजें कर सकते हैं। तो ग्रीन कार्ड इज द फर्स्ट स्टेप फॉर लीगल माइग्रेशन, और जब ग्रीन कार्ड लिए भी कुछ साल आपको हो जाते हैं तो आप सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये होता है इसका सीन। तो पहले तो 23 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप जी ने एक नोटिफिकेशन निकाला, उन्होंने बोला कि 60 दिन के लिए ये जो ग्रीन कार्ड इशू किए जाते हैं ना इन वीजा होल्डर्स को, ग्रीन कार्ड इशू करना हम बंद कर देंगे। और अब आप देखो अप्रैल से लेके मई और मई से लेके जून बीत गया, तो एग्जैक्ट 2 महीने के बाद जून 24 को एक नोटिफिकेशन आता है कि भैया साल के एंड तक के लिए ग्रीन कार्ड तो नहीं देंगे, प्लस H1B वीजा भी बंद, H2B वीजा भी बंद, L1 वीजा भी बंद, J1 वीजा भी बंद, सारे वीजा बंद कर दिए। क्या एग्जाम्पल दिया है? ये इसका रीजनिंग क्या दिए? रीजनिंग ये दिए, देखिए सिंपल रीजनिंग है, कोविड-19 पैंडेमिक ने अमेरिकन इकोनॉमी को तहस नहस कर दिया। आप देख ही रहे हैं, सबसे ज्यादा केस अमेरिका में, सबसे ज्यादा लोग मरे हैं अमेरिका में, जो अमेरिकन लाइवलीहुड्स हैं काफी नुकसान हुआ है, और उनके यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो फरवरी से मई 2020 के बीच में 4 गुना हो गया, और अभी के लिए आ गया कितने पे? 13.3% पे। तो कहा जा रहा है देखिए कि अमेरिकन इकोनॉमी को इसके चलते बहुत नुकसान हुआ है, ये बात बोली जा रही है। और सीधी सीधी बात है, ट्रम्प जी की ये पॉलिसी रही है 2020 प्रेसिडेंशियल कैंपेन में कि भाई अमेरिका फर्स्ट, हम पहले ये दिखाएंगे कि हम अमेरिकन जॉबों को बचा रहे हैं। इस समय पे जब अमेरिका के लोगों को ही नौकरियां जा रही हैं, ये H1B वीजा बांटना जिसमें हजारों लाखों लोग बाहर से यूएस में काम करने आएंगे, ये गलत है। ये सब बात बोली गई है। कहा जाता है कि फरवरी और अप्रैल के बीच में लगभग 20 मिलियन यूएस वर्कर्स की नौकरियां चली गईं। अब देखिए वहां पे जो उनकी
इंडस्ट्री है, अमेरिकन इंडस्ट्रीज है, उसके जो एक रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, इसको बोलते हैं अमेरिका इंक। दिस इज बेसिकली अमेरिका इंक। अमेरिका इंक का क्या बोलना है कि ये जो स्टेप लिया है ना ट्रंप ने, ये सही नहीं है। और अमेरिका इंक के बहुत अलग अलग सेक्शन से ये स्टेटमेंट्स आए हैं कि ये बिल्कुल गलत बात है। ये जो इमिग्रेशन होता है यूएसए के अंदर, इस इमिग्रेशन से इन लोगों को ही फायदा नहीं होता है, अमेरिका के साइंस एंड टेक सेक्टर को, अमेरिका की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर को, अमेरिका के हाई स्किल्ड सेक्टर्स को भी बहुत फायदा होता है। क्योंकि अमेरिका में जो लोग इमिग्रेट होके आते हैं ना, किसी को भी इमिग्रेशन नहीं मिलता है अमेरिका में। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ इस तरीके से समझिए दोस्तों, मान लीजिए आपने जीमैट दिया और जीमैट करने के बाद आप हार्वर्ड में पहुंच गए एमबीए करने। हार्वर्ड में एमबीए पहुंचने के बाद अगर आप यूएस में जॉब ढूंढते हो तो आप कौन से वीजा में जॉब ढूंढोगे? H1B वीजा में जॉब ढूंढोगे। अब इस तरीके के टैलेंटेड लोग जो कि इंडिया से लगातार यूएसए के अंदर आ रहे थे, वो नहीं आ पाएंगे। तो जो कंपनीज है वहां की, वो कंपनीज परेशान है। बहुत सारे जो कंपनी एक्टिविस्ट, अमेरिका इंक के एक्टिविस्ट है, वो बोल रहे हैं इंडियंस और हाईली स्किल्ड वर्कर्स यहां पे आके वो नौकरियां करते हैं जो अमेरिकन अभी नहीं कर सकते हैं। अमेरिकन उनको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। अमेरिकन के पास कुछ हद में वो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस नहीं है। ये सब बातें बोली जा रही। तो इसके में फेवर में, इसके अगेंस्ट में ये जो डिसीजन आया ट्रम्प का, इसके अगेंस्ट में सुंदर पिचाई जी ने भी बोला है। सुंदर पिचाई जी तो चलिए इंडियन थे, अब वो अमेरिकन हो गए। बहुत सारे और भी सेक्शंस हैं वहां की सोसाइटी ने जिसने इसको अपोज किया है। और ये ऑथर यहां पे इस आर्टिकल में ये भी बोल रहा है कि इसका बैकफायर भी हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप की सरकार पे। बैकफायर कैसे हो सकता है कि अगर इस अमेरिकन इंक ने ट्रंप के राइवल जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं जो बिडेन, अगर जो बिडेन को सपोर्ट कर दिया अमेरिकन इंक ने, तो ट्रंप के कैंपेन का ये जो स्टेप आया है ना कि उन्होंने वीजा बंद कर दिए हैं, ये बैकफायर भी कर सकता है। ये सब बातें कही गई है इस आर्टिकल में। ठीक है, तो अभी के लिए इसमें इतना इनफ है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। ये वाला आर्टिकल सबसे बेस्ट है दोस्तों। सबसे ज्यादा पॉइंट इस आर्टिकल में दे रखे हैं क्रॉप ऑफ आयोरनीज, फार्मर वेलफेयर की बात की गई और इंडिया की फूड सिक्योरिटी की बात की गई है इस आर्टिकल में। देखिए ये बोला गया पैंडेमिक आया, ठीक है। जब ये पैंडेमिक आया, इस पैंडेमिक के बाद ही गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि भैया लॉन्ग ओवरडू एग्रेरियन रिफॉर्म्स हैं, हम इस तरीके की पैंडेमिक को झेलने के लिए तैयार ही नहीं थे। तो भाई बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए। तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 में अमेंडमेंट किया गया। जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने बहुत सारे स्टेट्स को बोला कि भाई ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी को संभालिए, जहां पे सही से काम नहीं कर रहे हैं इनको बंद करिए, इनसे फार्मर्स को काफी नुकसान हो रहा है। फिर आगे बात कही गई कि भैया एग्रीकल्चर सेक्टर में लॉन्ग टर्म चेंजेस को करना है, तो फेयर प्राइसिंग के सिद्धांत को लेके आना है, ई ट्रेडिंग के सिद्धांत को लेके आना है, फार्मर्स को सही समय पे लिक्विडिटी मिल सके, पैसा मिल सके अपनी क्रॉप्स को उगाने के लिए, ये चीजें लेके आनी है। फिर सेंटर ने स्टेट को बोला कि 3 मॉडल्स को करिए आप। पहला मॉडल है आपका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, दूसरा मॉडल है आपका एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग, तीसरा है आपका मार्केटिंग। तो प्रोडक्ट मार्केटिंग चलिए समझ में आता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये होता है दोस्तों कि अगर बहुत सारे फार्मर्स मिलके अपना एक बहुत बड़ा लैंड इकट्ठा कर लेते हैं, जो कि हो सकता है एग्रीकल्चरल लैंड लीजिंग से। एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग में क्या होता है, कई कई बार क्या होता है दोस्तों, आप रूरल एरियाज में आप ये देखते हैं कि बहुत सारे लैंड खाली पड़े रहते हैं, वहां पे कोई एग्रीकल्चर हो ही नहीं रहा होता। तो सरकार ये बोलती है कि अगर ये जो लैंड जो खाली पड़े हैं इनको लीज पे दे दिया जाए किसी और को, तो इन लैंड पे एग्रीकल्चर हो सकता है, हम ज्यादा क्रॉप्स उगा सकते हैं। लेकिन जिनके ये लैंड है वो लीज पे देते नहीं, उनको ये डर लगता है कि हमारे लैंडों पे इलीगल कब्जा ना हो जाए, और ऐसा चीजें यूपी बिहार में बहुत होती हैं। फिर वो फार्मर्स जिनके पास 1 हेक्टेयर लैंड है, 1.5 हेक्टेयर है, 2 हेक्टेयर है, 2.5 हेक्टेयर है, जिनके पास कम लैंड है, वो भी अपना लैंड लीज पे नहीं देना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि भाई हमारे लैंड पे इलीगल कब्जा हो सकता है, अगर किसी ने कब्जा कर लिया हम किसके पास जाएंगे गुहार लगाने के लिए। तो यहां पे सेंट्रल स्टेट से बोल रहा है कि आप फार्मर्स को सिक्योरिटी दीजिए, उनको इंश्योरेंस दीजिए और एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग कराइए। क्योंकि जब एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग होगी तो कॉमर्शियल फार्मिंग कर सकते हैं, आपके पास जो लैंड की अवेलेबल क्वांटिटी है वो ज्यादा होगी, अगर वो ज्यादा होगी तो आप कॉमर्शियल फार्मिंग कर सकते हो। छोटे छोटे लैंड पॉकेट्स पे कॉमर्शियल फार्मिंग नहीं हो सकती। फिर तो ये हो गया एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग। जो छोटे छोटे पॉकेट्स हैं लैंड के उनको मिला के काफी बड़ा करो जिसपे कॉमर्शियल फार्मिंग करी जा सके। फिर बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। अगर मान लीजिए लैंड बहुत बड़ा हो गया और एक पूरा फार्मर का ऑर्गेनाइजेशन, एक पूरी फार्मर की गिल्ड उसको ऑपरेट कर रही है, तो जो खरीदार है मार्केट के, वो खरीदार मार्केट के आके सीधे सीधे इस फार्मर को कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं कि भाई तुम हमको इतना किलो अनाज देना,
इतना किलो ग्रेन्स देना और हम तुमको इतना पैसा देंगे, शुरुआत में कुछ पेमेंट करने चले जाए। तो मतलब यहां पे फार्मर अपने पैसे उधार ले लेके पैदावार ना करे, पहले ही उसको ऑर्डर मिल जाए, एक्सपोर्ट परचेजर से पहले उसको ऑर्डर मिल जाए, उस ऑर्डर पे कुछ एडवांस आए, वो पूरा प्रोडक्शन करे और प्रोडक्शन के बाद उसको बेचे, उसको पूरा पैसा मिल जाए। इसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कि आपको पहले कॉन्ट्रैक्ट मिल गया कि आपको इतना उगाना है, आपने उगाया, दे दिया, पैसा मिल गया। अभी के लिए क्या होता है, फार्मर्स उगाते हैं, उगाने के बाद वो टेंशन में आ जाते हैं कि इसको बेचा कैसे जाए, इसलिए वो सस्ते सस्ते में उस चीज को बेच देते हैं, जिससे फार्मर्स को काफी नुकसान होता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है तो पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा कि इतना खरीदना है, इतना उगाना है, और सारे फार्मर्स एक प्रॉपर तरीके से, साइंटिफिक तरीके से चीजों को उगा सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं, बाद में बेचने की टेंशन उनको नहीं रहेगी। ये सब चीजें दोस्तों जरूरी क्यों हो रही हैं? अभी देखिए, कोविड-19 के पैंडेमिक में सबका दिमाग खराब हो गया, हर जगह लॉकडाउन लग गया, एकदम से लग गया, पता ही नहीं चला, कोविड-19 का आउटब्रेक आया। अब आप देखोगे माइग्रेंट वर्कर्स जो कि शहरों में आके काम कर रहे थे, वो वापस जाने लगे। भाई कुछ एक 15-20 दिन, एक महीना तो उन्होंने जैसे तैसे उधार लेके चलाया काम, फिर उन्होंने बोला कि भाई हम वापस जा रहे हैं, हमारा यहां पे नहीं हो पाएगा। ठीक है, बॉटलनेक सप्लाई चेन में है। सप्लाई चेन की बॉटलनेक्स को यहां ध्यान देना होगा दोस्तों। मैं अपना खुद का एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं। जिस दिन लॉकडाउन लगा था उसके 2 हफ्ते बाद टमाटर खत्म हो गए थे। मैं टमाटर खरीदने के लिए ये नवी मुंबई में नेरुल खारगर वाले इलाके में घूम रहा था। वहां पे वो टमाटर जो पहले 30-35 रुपए किलो में मुझे मिलते थे, वो मुझे वहां पे 80 रुपए किलो, 90 रुपए किलो में मिल रहे थे। तो इस तरीके की चीजें उस समय पे होने लगी। लॉकडाउन लग गया, पुलिस वाले दुकान वालों को डंडा मार रहे हैं, सप्लाई चेन पूरी डिस्टर्ब हो गई। तो जिसके पास कोई अगर कम्युनिटी है, चाहे वो आलू हो, टमाटर हो, सब्जी हो, फ्रूट्स हो, वो महंगे बेच रहा है वहां पे। वो सस्ते दे ही नहीं रहा, महंगे बेच रहा है। और सब्जी तो एक ऐसी चीज है जो हर कोई खाएगा, नहीं तो खाएगा क्या, ये बात बोली गई। तो आप देखोगे सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई इस लॉकडाउन के चलते, जिसकी वजह से मिडिलमैन फायदा उठाने लगे और जो प्राइसेस थे चीजों के, वो स्काई रॉकेट कर गए। अब खास बात ये थी कि प्राइसेस अगर बढ़ भी गए और ये फार्मर की जेब में जाते तो भी सही होता, लेकिन फार्मर इन्हीं सामान को, मतलब वो टमाटर जो मैंने 90 रुपए प्रति केजी का खरीदा, हो सकता है फार्मर ने उसको 5 या 8 रुपए प्रति केजी में मिडिलमैन को बेचा हो। क्योंकि एकदम से जब लॉकडाउन लग गया, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई, तो फार्मर को यह समझ में नहीं आया कि मेरे पास जो ये इन्वेंट्री पड़ी है, मेरे पास जो इतने 100 किलो टमाटर और 100 किलो आलू पड़े, ये कहां बेचूं मैं। तो जब उसको लगा कि मेरे टमाटर आलू खराब हो जाएंगे, उसने इसको सस्ते दामों में बेचना शुरू कर दिया, डंप करना शुरू कर दिया, और मिडिल मैन ने उसमें बहुत फायदा उठाया। तो अब देखिए मिडिल मैन यहां कितना कमा रहा है। मिडिल मैन, और एक मिडिल मैन नहीं है, पूरी चेन है मिडिल मैन की। पहले वो एपीएमसी मंडी में आएगा, फिर एपीएमसी मंडी से मार्केट में जाएगा। तो अब देखिए मिडिलमैन नीचे के फार्मर से एकदम सस्ते में ले रहा है। पहले उस फार्मर को जब सब कुछ नॉर्मल चल रहा था फिर भी थोड़े पैसे मिल जा रहे थे। कोविड-19 के लॉकडाउन में वो मिडिलमैन फार्मर से बोलेगा भाई मार्केट है ही नहीं, तो फार्मर बोलेगा ये ले लो, इससे अच्छा खराब हो जाए, कुछ पैसे तो मिले, और वो मिडिलमैन उसको 90 रुपए प्रति किलो में बना के आगे बेच रहा है। तो आप समझ रहे हैं ना, मिडिलमैन बहुत फायदा उठा रहे थे। तो ये किसकी कमी थी? ये आपकी सप्लाई चेन की कमी थी। फिर ये भी बोला गया कि भाई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन बुरी तरीके से भरे हुए थे, ग्रेन ही ग्रेन थी वहां पे, पर मार्केट्स में ग्रेन अवेलेबल नहीं थी, खाने पीने के पैसे नहीं थे लोगों के पास। ठीक है, अच्छा ये भी बोला गया जो माइग्रेंट सिटी में आके काम कर रहे थे उनको मजबूरी में वापस लौटना पड़ा। वो सिटी में आए थे एक अच्छी लाइफ के लिए, अच्छी लाइफ तो मिली नहीं भैया, जबरदस्ती उनको वापस ही भगा दिया गया। जो अभी के लिए हमको देखने को मिला कोविड-19 लॉकडाउन में, वो एक हिस्टोरिक रिवर्स माइग्रेशन था। इस लेवल का रिवर्स माइग्रेशन पिछले कई 100 सालों में देखने को नहीं मिला है। और उसका एक रीजन था कि लोगों के पास ना रहने की जगह थी, और उससे भी बड़ी बात, खाने के लिए कुछ भी नहीं था। ठीक है, अब यह भी बोला गया कि ये जो लोग थे जो कि शहर से वापस जा रहे थे रूरल एरियाज की तरफ, पूरे चांसेस हैं कि हो सकता है इसमें से कुछ लोग शहरों में इन्फेक्ट हो गए हों, और अगर वो शहरों में इन्फेक्ट हो गए तो वो वायरस को लेके जा रहे थे अपने गांवों की तरफ, तो वो वायरस भी इस रिवर्स माइग्रेशन के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा था इंडिया के हिंटरलैंड में। फिर आगे बात करते हैं कि पूरे देश में वन नेशन वन राशन कार्ड की स्कीम की बात चल रही है। इसमें पोटेंशियल भी है, इसमें काम भी शुरू हो गया, और खासकर कोविड-19 के पैंडेमिक को देखते हुए ये बात हमको अब लागू करनी पड़ेगी कि देश में वन नेशन वन राशन कार्ड होना चाहिए। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्टेट के हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका इफेक्ट आता है लोगों पे, खासकर गरीबों पे। क्या होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कि भाई कुछ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स कुछ लोगों को दे दो जो कि गरीब है। अच्छा, कुछ हद तक दूसरे स्टेट्स के लोगों को दूसरे स्टेटों में दिया गया, तो कोई यूपी का पर्सन है उसको महाराष्ट्र में आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के अंदर खाना दिया जा रहा था, जो कि जरूरत हो गई थी, इमरजेंसी स्टेप्स को वहां पे अप्लाई किया गया। फिर यहां पे ऑथर ये भी बोल रहा है कि देखिए ये सब चीजें तो हो रही थी, लेकिन इंप्लीमेंटेशन पे ध्यान देने की जरूरत है।
भले ही आपने जून जुलाई के लिए एक स्टेट के पर्सन को किसी दूसरे स्टेट में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के थ्रू राशन देने की बात कर दी, लेकिन उसको राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो जो पॉलिसी बनाई आपने वो इंप्लीमेंट हो रही है कि नहीं हो रही, ये एक बड़ी चीज है। फिर और भी चैलेंजेस थे इंडिया में। अब जैसे राबी क्रॉप है, राबी क्रॉप का क्या है दोस्तों, राबी क्रॉप आप देख लीजिए नवंबर के दौरान पे इनको लगाया जाता है और इनको हार्वेस्ट किया जाता है अप्रैल मई के टाइम पे। जब राबी क्रॉप्स का हार्वेस्टिंग का टाइम आया तो बारिश होने लगी, हेल आने लगी, तो बहुत सारी राबी की फसल खराब हुई आपकी रेन की वजह से, हेल की वजह से। फिर ये बोला गया कि भाई इंडिया में हो गया लोकोस्ट इन्वेजन। ये लोकोस्ट इन्वेजन केवल इंडिया में नहीं, पाकिस्तान में भी था, पाकिस्तान से आ गया इंडिया में। तो लोकोस्ट जो छोटे छोटे से कीड़े उड़ते रहते हैं, मैंने लोकोस्ट पे वीडियो भी बना रखी है, कितने तरीके की इनकी स्पेशीज है सब बना रखा है, आप देख सकते हैं जाके। लोन चल रहे थे फार्मरों के ऊपर, तो फार्मर्स भी पॉवर्टी में आ गए। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक चीज यहां पे अच्छी की कि भाई जो भी लेन ले रखा है बैंकों से फार्मरों में, उनको 3 महीने का एक्सटेंशन दे दिया ईएमआई में और इंटरेस्ट फ्री एक्सटेंशन दे दिया। बट प्रॉब्लम यह है कि इंडिया के ज्यादातर फार्मर्स इंस्टीट्यूशनल मीन से लोन लेते ही नहीं, वो बैंकों से लोन लेते नहीं, वो तो इनफॉर्मल लोगों से लोन लेते हैं, मनी लेंडर से लोन लेते हैं, जो सूदखोर होते हैं, जो ज्यादा पैसा लेते हैं इंटरेस्ट में। तो फार्मर्स बिल्कुल ही दब गए उधार के अंदर। अच्छा, क्या गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया? गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया दोस्तों। गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाया 14 खरीफ क्रॉप्स का, लेकिन यह बोला गया कि ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ा रहे हो आप 14 खरीफ क्रॉप्स को, और ये जो ईएमआई को आप एक्सटेंड कर रहे हो, ये देखिए टेम्परेरी रिलीफ तो दे सकता है, लेकिन ये हमारे एग्रीकल्चर की स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज को सॉल्व नहीं कर सकता। हमारी एग्रीकल्चर में बहुत सी स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज हैं। उन स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी को सॉल्व किया जा सकता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू, एग्रीकल्चरल लैंड लीजिंग के थ्रू, सप्लाई चेन्स को इंप्रूव करने के थ्रू। वो चीजें नहीं हो रही हैं, ये सब बातें बोली गई हैं। फिर यहां पे कुछ सजेशंस भी दिए गए। क्या सजेशन है? सजेशन ये है दोस्तों कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट्स को बोल रही है और फार्मर को बोल रही है कि आप कैश क्रॉप्स मत उगाइए, फूड क्रॉप उगाइए। अब फूड क्रॉप क्या होती है? गेहूं हो गया, मक्का हो गया, सीरियल्स हो गए, तो ये गेहूं, मक्का, चावल, दाल ही आप खा लोगे, ठीक है। आप कैश क्रॉप मत उगाओ। अब यहां पे बात आता है कि भैया कैश क्रॉप्स कौन सी हैं? तो वो ये है टी, शुगर केन, कॉफी, ठीक है। तो अब टी, शुगर केन, कॉटन, कॉफी ये आप खाओगे तो ही ना, तो इनको मत उगाओ, क्योंकि टी, शुगर केन, कॉफी, कॉटन ये नहीं बिके तो आपको नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर आपने व्हीट उगाया है, दाल उगाया है, वो भले ही नहीं बिके तो कम से कम खा तो लोगे, आपके पास खाने के पैसे तो रहेंगे। तो सरकार स्टेट से बोल रही है और फार्मर से बोल रही है कि भाई आप ये जो क्रैश क्रॉप पे ध्यान देते हो, जिससे आपको प्रॉफिट होता है, आप इस पे ना ध्यान देके आप फूड क्रॉप पे ध्यान दो, और हम फूड क्रॉप्स की एमएसपी बढ़ा रहे हैं तो हम आपसे वो खरीदेंगे। फिर प्राइम मिनिस्टर का यह भी कहना है स्टेट्स को कि भाई सप्लाई चेन को लोकलाइज करिए, ठीक है। यानी कि जहां पे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन हो रहा है गांव में, वहां तक सप्लाई चेन जानी चाहिए। मतलब उन गांव के लोगों के पास ये ऑप्शंस रहे, ज्यादा ऑप्शंस रहे अपने सामान को बेचने के लिए, ना कि वो प्रेशर में आके अपना सामान सस्ते में बेच दें। ये भी बात बोली गई है। फिर पीएम किसान स्कीम के अंदर आपको पता है हर साल में फार्मर को कुछ पैसा दिया जाता है, तो आप उन फार्मर्स को पैसा दीजिए जो लैंडलेस है, जिनके पास अपनी खुद की जमीन नहीं है, उन्हें भी पैसा दीजिए, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम्स है जिसमें मदद की जरूरत है। फिर यह बोला गया कि भाई सीड्स और फर्टिलाइजर्स को समय पे अवेलेबल करवाइए, और उसमें ग्राम सभा की मदद लीजिए, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस की मदद लीजिए। ये सब बातें बोली गई। फिर एंड में यह बोला गया कि देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो इंडिया का रैंक है वो 102 है। टोटल कंट्रीज कितनी है? 117। हमारी इंडिया की जीडीपी का एग्रीकल्चर केवल 17% है, लेकिन हमारी देश की 50% आबादी को एग्रीकल्चर सपोर्ट करता है। अभी के पैंडेमिक में प्रधानमंत्री जी ने ये जो विजन लिया था कि हम फार्मर की इनकम को 2 सालों में डबल करेंगे, वो तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन कम से कम उन फार्मर्स की भूखे मरने की नौबत तो ना आए। तो जरूरी है कि जो गवर्नमेंटल सपोर्ट है मनरेगा के थ्रू, ये मनरेगा का पॉइंट मैं खुद से बोल रहा हूं, मनरेगा के थ्रू, फिर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट सपोर्ट के थ्रू, पीएम किसान स्कीम में और फार्मर्स को एम्बिट में लेने के थ्रू, इन सब चीजों को करने से अभी के लिए कुछ रिलीफ मिल सकता है फार्मर्स को, और इस रिलीफ की बहुत जरूरत है इन्हें। तो ये आर्टिकल में दिखा गया। अगले चलते हैं। ये ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन भी ये बहुत अच्छा आर्टिकल है दोस्तों। यहां पे देखिए शुरुआत कैसी गई है। यहां बताया गया जैसे कोविड-19 का लॉकडाउन आया, इकोनॉमी वगैरह बंद हो गई, एजुकेशन, वर्क, इवन टूरिज्म इंडस्ट्री ठप हो गई। अब कोई फॉरेन जा नहीं रहा, फॉरेन छोड़िए इंडिया के एक भाग से दूसरे भाग में नहीं जा रहा, हर चीज बंद हो चुकी है।
तो इस पेंडेमिक ने लोगों को क्या सिखाया? इस पेंडेमिक में लोगों को यह सिखाया है, भाई ग्रीन इकोनॉमी की तरफ जाओ, रेन्यूएबल एनर्जी का प्रयोग करो, मोटर ट्रांसपोर्ट को कम करो, ट्रेवल को कम करो, घर पे बैठ के काम करो। अच्छे आइडिया हैं, लोगों को अभी इन आइडियाज की इंपॉर्टेंस नजर आ रही है। पर मान लीजिए अभी से लेके 15 से 18 महीनों में मान लीजिए कोविड-19 की वैक्सीन आ जाती है और ये कोविड-19 नाम की जो बीमारी है वो चली जाती है, और चली जाए, जल्दी चली जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, मर रहे हैं। तो उसके बाद जो कुछ भी हमने इस कोविड-19 के पैंडेमिक के दौरान सीखा, हम सब भूल जाएंगे। हमें अब यह समझना है कि हमें ग्रीन इकोनॉमी को लाने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कोविड-19, हुरिकेन्स, टॉर्नेडो जैसी जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से आ रही है। और क्लाइमेट चेंज को हम ट्रैकल कैसे कर सकते हैं? तो क्लाइमेट चेंज को हम ट्रैकल कर सकते हैं ग्रीन इकोनॉमी के थ्रू। हमें ग्रीन इकोनॉमी को बढ़ावा देना है, डेवलपमेंट करना है, लेकिन डेवलपमेंट को करना है अपने क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए, ताकि हम सस्टेनेबली ग्रो कर सके, ना कि सब कुछ बर्बाद करके ग्रो करें। यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, वी मस्ट रिकॉग्नाइज एट एन अर्ली एज द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड विद अवर एवरीडे लाइफ एंड विद द वेलबींग ऑफ द प्लेनेट। यानी कि हमारा जो ये एनवायरमेंट है, हमारी जो डेली लाइफ है और ये जो हमारा प्लेनेट है, ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। और अगर इनके इंटरकनेक्शन को समझना है तो आपको अलग अलग डोमेन्स को अलग अलग नहीं पढ़ना है, इंटरकनेक्ट करके पढ़ना है। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री सबको आपको मिला देना है, एक डिसिप्लिन की तरह पढ़ना है, ताकि अपने नेचुरल वर्ड को हम एक समझ पाए, ना कि उनको अलग अलग समझ के पढ़े। ये सब बातें यहां पे कही गई। फिर उन्होंने बोला, देखिए हिस्ट्री में बहुत सारे वॉर्स हुए हैं, काफी नुकसान हुआ है। इंडिया के बारे में ये बताया गया कि देखिए जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उन्होंने ट्रेनें बनाए, ट्रेनें बनाने के लिए उनको वुड की जरूरत पड़ी। वो वुड वो कहां से लेके आए? उन्होंने इंडिया के जंगल काट दिए। उन जंगलों को काटने से हमारे ट्राइबल्स की रिलोकेशन हो गई, हमारे जंगल खराब हो गए, हमारी ज्योग्राफी खराब हुई, इससे हमको नुकसान हुआ। कुल मिला के ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्रिटिशर्स के ट्रेन बनाने से हमारे एनवायरमेंट को नुकसान हुआ। फिर आगे देखिए क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट यहां पे बहुत अच्छा है दोस्तों। देखिए, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री नीड नॉट बिगिन विद द पीरियोडिक टेबल रिएक्शंस एंड सेल, but start by framing the organisms and cells as located within a milieu where materials, energy and information are exchanged. Chemistry could begin with the cycles such as nitrogen, carbon, phosphorus and water, which link together the biosphere, rocks and minerals. This type of teaching and learning will not do away with previously taught knowledge. It introduces a holism where there is reductionism, and foundation would be the linkages across human and non-human entities. नहीं समझ में आया होगा, समझाता हूं। क्या बोला गया है कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री आप पढ़ते हैं कॉलेजेस में, लेकिन अपने पढ़ने के तरीके को बदलिए। आप बायोलॉजी में ऑर्गेनिज्म पढ़ते हो, सेल पढ़ते हो, ठीक है, और पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो, रिएक्शंस पढ़ते हो, सेल पढ़ते हो। आप अपने केमिस्ट्री में आप पढ़ो कैसे? आप ये पढ़ो जैसे बायोलॉजी में जो मटेरियल है, एनर्जी है, जो ऑर्गेनिज्म है, सेल है, तो ऑर्गेनिज्म और सेल एक ऐसे इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करते हैं जहां पे वो लगातार मटेरियल्स को, एनर्जी और इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं। केमिस्ट्री में आप नाइट्रोजन साइकिल देखो, कार्बन साइकिल देखो, फास्फोरस साइकिल देखो, वाटर साइकिल देखो। तो ये सब चीजों को पढ़ने से हमको ये समझ में आता है कि हमें अपने आसपास के एनवायरनमेंट को कंजर्व करना है, अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करना है। इससे हमें रिडक्शनिज्म की तरफ जाना है। रिडक्शनिज्म मतलब हमें चीजों को बर्बाद नहीं करना है, हमें चीजों को कंजर्व करना है, हमें चीजों को बस उतना ही इस्तेमाल करना है जितनी हमारी जरूरत है, ना कि उनको वेस्ट करना है। और अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हम अपने एनवायरनमेंट को बचा पाएंगे। कुल मिलाकर ऑथर यहां कहने की कोशिश कर रहा है, जो कुछ भी आपको अपनी साइंसेज में पढ़ाया जाता है, उस पढ़ाई को इस्तेमाल करिए अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को, अपने इकोसिस्टम को, अपने हैबिटेट को बचाने में। क्योंकि जो एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर्स है ना, ये हमारे एनवायरनमेंट को बर्बाद करने की काबिलियत रखते हैं। फिर आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, such new learning would set the grounds for understanding climate change from rising anthropogenic greenhouse gases। यानी ये नई चीजों को सीख के हम क्लाइमेट चेंज को समझ पाएंगे, और ये समझ पाएंगे कि ये क्लाइमेट चेंज एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से हो रहा है। इसलिए जरूरी है कि जो एंथ्रोपोजेनिक चेंजेस, एंथ्रोपोजेनिक क्या होता है? मैन मेड चेंजेस, वो चेंजेस जो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से आ रहे हैं। तो इन ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं वो चेंजेस कम हो, इसीलिए एंथ्रोपोजेनिक चेंजेस को हमें अपने लिटरेचर में इम्बाइब करना है, कल्चर स्टडीज में इम्बाइब करना है, हिस्ट्री में इम्बाइब करना है, ताकि जब हम इनको पढ़ें
तो लोग समझ पाए कि इनकी ग्रेविटी क्या है, कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए जो करिकुलम डेवलपर्स हैं, जो कि किताबों को बनाते हैं, जो कि पढ़ाई की चीजों को बनाते हैं, उनको अपने स्टडी मटेरियल में इन चीजों को भी इंक्लूड करना है, ताकि लोगों को ये नॉलेज मिल सके कि ये एंथ्रोपोजेनिक चेंजेस कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, और लोग सही समय पर संभल के इस नुकसान को पीछे की तरफ लेके जाएं, ना कि और बढ़ाएं। फिर यहां पे एक बहुत अच्छी हाइपोथेसिस दी गई है, GAIA हाइपोथेसिस। किसने दी थी? जेम्स लवलॉक ने। ये क्या बोला जाता है? इट इज एन इकोलॉजिकल थ्योरी proposing that living creatures and the physical world are in a complex interacting system that maintains equilibrium. गाया हाइपोथेसिस ये बोलता है कि भाई जो लिविंग क्रिएचर्स है और आसपास का जो फिजिकल वर्ल्ड है, ये आपस में कॉम्प्लेक्स तरीके से इंटरैक्ट कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहे हैं। अगर यहाँ पे लिविंग क्रिएचर्स एक हद से ज्यादा फिजिकल वर्ल्ड को एक्सप्लॉइट करेंगे तो फिजिकल वर्ल्ड बैकफायर करेगा। तो हुरिकेन्स आ रहे हैं, कोविड-19 आ गया। आप कह सकते हैं कि दिस इज बेसिकली अ रिएक्शन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। इसलिए कोविड-19 ने इस गेज हाइपोथेसिस की इंपॉर्टेंस को हमको समझाया है और यह बताया कि जो ह्यूमन लाइफ है ना, ये एक सेकेंड में उड़ जाएगी अगर अनचेक्ड रैपेशियसनेस चलती रही तो। ग्रोथ एट एनी कॉस्ट नहीं होना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि हमारे नेचुरल वर्ल्ड की इंपॉर्टेंस क्या है। इकोनॉमी को बढ़ाते जाना एट द कॉस्ट ऑफ नेचुरल वर्ल्ड, दिस इज नॉट द वे टू मूव फॉरवर्ड। ये सब बातें दोस्तों इस आर्टिकल में कही गई हैं। आई होप आपको आर्टिकल थोड़ा सा समझ आया। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। द शार्प एंड ऑफ मिलिट्री पावर। देखते हैं यहां क्या बोला गया। इस आर्टिकल में देखिए इंडियन एयरफोर्स की बात की गई। जैसा कि मैंने बताया कि इस आर्टिकल को लिखा था आपका मिस्टर अर्जुन सुब्रमण्यम जी ने। ये एयर वाइस मार्शल रहे हैं आपके इंडियन एयरफोर्स में। क्या बोला गया भाई? देखिए इंडियन एयरफोर्स में ठीक ठाक ताकत है। 1962 में यहां पे एक छोटी सी कमी उठाई गई है। 1962 में जब इंडिया चाइना वॉर हुआ, उस समय पे जो हमारी लीडरशिप थी उसने इंडियन एयरफोर्स का प्रयोग नहीं किया और ये उनसे बहुत बड़ी गलती हुई। ये बोला गया कि भाई इंडियन एयरफोर्स फाइटर पायलट्स को अगर लद्दाख के इस वॉर में इस्तेमाल किया जाता तो अक्सई चिन्ह हमारे हाथों से शायद ना निकलता, या फिर निकलता तो थोड़ा कम निकलता। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी ने एयरफोर्स का प्रयोग नहीं किया। अब क्यों नहीं किया उस पर हम ना जाते हुए आगे चलते हैं। 15 जून 2020 के इंसिडेंट पे आते हैं। पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पे एक वायलेंट क्लैश हुआ, ये आपको बता दिया। अभी के लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो झड़प चल रही है, ये झड़प देखिए दोनों साइड बराबर है। ना चाइनीज साइड एक लिमिट से ज्यादा आगे आ सकती है और ना इंडियन आर्मी एक लिमिट से ज्यादा आगे जा सकती है। अगर इंडियन आर्मी को चाइनीज आर्मी को एक लिमिट से ज्यादा पीछे ढकेलना है तो 5:1 की सुपीरियरिटी चाहिए, यानी एक चाइनीज सोल्जर्स के अगेंस्ट में 5 इंडियन सोल्जर्स, तब आप उनको पीछे ढकेल पाओगे। और अगर आपने ढकेलने की कोशिश की भी तो बहुत सारे लोगों की मौत वगैरह हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि इस तरीके की सिनारियों में, इस तरीके की लड़ाइयों में हमारी एयरफोर्स का प्रॉपर इस्तेमाल किया जाए। तो पीएलए का जो ग्राउंड एडवांटेज है उसको हमें अपनी एयरफोर्स से न्यूट्रलाइज करना है। तो भाई पीएलए के पास भी तो एयरफोर्स है, तो क्या वो नहीं न्यूट्रलाइज कर सकता? हमको बिल्कुल कर सकता है। तो देखिए हार्वर्ड कैनेडी स्कूल में कुछ इसके ऑपरेशनल असेसमेंट्स हुए हैं और ये बोला जाता है कि भाई ग्राउंड पे जो इंडियन एयरफोर्स है इसके पास क्वालिटेटिव एडवांटेज भी है और क्वांटिटेटिव एडवांटेज भी है। तो हमारे पास 4th जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं, सुको 30 है हमारे पास, मिराज 2000 है, मिग 29 है। तो भाई आप पीएलए के पास भी देखोगे उनके पास भी सुको 30 MKK है, हमारे पास MKI, उनके पास J11 है, J10 है। ये सब बातें बोली गई हैं। एक चीज ये कही गई है, चाइनीज आर्मी के पास, पीपल लिबरेशन आर्मी के पास ग्राउंड डिफेंस सिस्टम हमसे अच्छे हैं। तो उनके पास S-300 है, S-400 है, और S-400 आप देखिए इंडिया भी रशिया से खरीद रहा है और चाइना ने पहले ही S-400 रशिया से खरीद सकते हैं। तो ये S-400 दिस इज अ वेरी पोटेंट ग्राउंड डिफेंस सिस्टम जो कि हमारी एयरफोर्स को काफी हद तक न्यूट्रलाइज कर सकता है। ये इंडिया के पास नहीं है। अभी राजनाथ सिंह जी मॉस्को गए हैं, शायद कुछ ऐसे न्यूज आए कि जल्दी ये S-400 इंडिया को डिलीवर कर दिए जाए। ये सब बातें कही गई हैं। फिर अगर मिसाइल की बात की जाए दोस्तों, तो पीएलए के पास कुछ ऐसी क्रूज मिसाइल है जो कि 500 से 3000 किलोमीटर तक जा सकती है और उनको एक बॉम्बर से, एक एयरप्लेन से डिलीवर किया जा सकता है। हमारे पास भी सुको 30 MKI है। सुको 30 MKI से हम भी ब्रह्मोस लैंड अटैक क्रूज मिसाइल छोड़ सकते हैं जिसकी रेंज होती है 300 किलोमीटर। अक्सई चीन में वो हमारी मदद करेगी। तो इस तरीके के बहुत सारे आप कह सकते हैं कि फायर आर्म्स का कंपैरिजन दे रखा है। यहां पे अब चुन्यूक हेलीकॉप्टर की बात की गई है। ये चुन्यूक हेलीकॉप्टर्स के बारे में बताया गया, प्लस अपाचे हेलीकॉप्टर के बारे में बताया गया। अपाचे
अटैक हेलीकॉप्टर यूएस आर्मी ने बहुत हद तक अफगानिस्तान में प्रयोग किए गए हैं। हमारे पास भी अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर है जो कि हमारी आईएफ की कैपेबिलिटी को बहुत बढ़ाता है। फिर जो मेन चीज है वो है सैटेलाइट सर्वेलेंस। चाइना के पास सैटेलाइट सर्वेलेंस है। चाइना ने जब ये अटैक प्लान किया था 15 जून वाला, उससे पहले उन्होंने सैटेलाइट से चेक किया था भाई उस समय पे इंडियन आर्म फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट क्या है। तो जो इनके सैटेलाइट्स है ये है याओगान। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंडिया को भी अपनी सैटेलाइट कैपेबिलिटी बनानी चाहिए। जो प्रेजेंट कॉमर्शियल सैटेलाइट्स है उनको मिलिट्री पर्पजेस के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। हो सकता है इंडिया ने इस्तेमाल किया भी हो, अब ऑब्वियस बात बताएंगे तो ही ना। तो एयरफोर्स की, एयर पावर की इंपॉर्टेंस की बात की गई और ये बोला गया कि देखिए अभी के लिए जो एयरफोर्स है, आप कह सकते हैं कि इंडिया की एयरफोर्स पीएलए की एयरफोर्स से थोड़ी ज्यादा एडवांटेजेस कंडीशन में है, बहुत ज्यादा एडवांटेज कंडीशन में तो नहीं है। लेकिन जरूरी यह है कि अगले 10 सालों में हम अपनी एयरफोर्स में इन्वेस्ट करें, उसको मॉडर्नाइज करें। क्योंकि पीपल लिबरेशन आर्मी की जो एयरफोर्स है वो अपनी फ्लीट को, वो अपने प्लेन्स को मॉडर्नाइज कर रहा है। और चूंकि इस स्टैंड ऑफ के बाद हमको पता चल गया कि हम लोग एक कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, हमारे जो पोटेंशियल एडवर्सरी हैं पाकिस्तान चाइना जैसे, इनका कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी मिलिट्री पावर को बूस्ट करें, नेवी को बूस्ट करें और साथ साथ एयरफोर्स को भी बूस्ट करें। तो यहाँ पे मैं शेड्यूल खत्म कर रहा हूं दोस्तों। आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। यहां तक देखा है तो शेयर किए बिना मत जाइएगा। चैनल ना सब्सक्राइब किया हो तो अभी कर लें। गुड बाय।